हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगता है कि यार यूपीएससी प्रीलिम्स में मैथ किस टाइप से आएगा, सी सेट में क्या क्या आएगा। और मैंने तो मैथ छोड़े बहुत दिन हो गया। उसी तरह ईपीएफओ में भी डर लगता है कि यार मैथ से क्या होगा, है ना। डरने की बात नहीं है दोस्तों। मैंने अभी तक मैथ्स के 3 लेक्चर ले लिया है, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो ईपीएफओ में हो या प्रीलिम्स में हो, उसको मैंने अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसको लेक्चर आप देख लेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो उसी सीरीज में आज हमारा मैथ्स मैराथन का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। आज हम लोग वेन डायग्राम को समझेंगे, क्या होता है वेन डायग्राम, किस तरह से वेन डायग्राम्स में क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं कैसे उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा, ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा। मेरा मानना है कि ऐसा लेक्चर आपने कभी भी वेन डायग्राम से कभी कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो 1 घंटे में या उससे कम ही 40-50 मिनट में हम लोग ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और जिससे हर साल यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस किस साल में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल है ये लेक्चर नंबर 4 है मैथ्स मैराथन का, ठीक है। और इसको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वेन डायग्राम दोस्तों, वेन डायग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेन आरेख, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है। इसमें क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 चीज़ को रिलेट करके पूछता है, कभी 3 चीज़ को रिलेट करके पूछता है, और बाकी कभी कभी 4 भी पूछता है। तो 4 वाला जो पूछता है वो हम लोग फिगर देख के बना लेते हैं। जो 2 और 3 पूछता है दोस्तों उसको हम लोग फार्मूला से बनाते हैं, ठीक है। तो 2 ही फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, सर्कल होता है, 2 सर्कल, ठीक है। एक सर्कल को ए बोलते हैं, दूसरे सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, बी। तो हम लोग देख रहे हैं 2 सर्कल वाला शुरू में। तो ये हमारा ए सर्कल है, ये बी है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं एन ए। इसका मतलब जो ए सर्कल है दोस्तों, ये हमारा जो ए सर्कल है ना, उसमें कितने, उसका संख्या कितना है, मतलब उसमें जो भी हम लोग ए मान लो डिनोट कर रहा है किसी चीज़ को, तो हम लोग देखेंगे ए को प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं, मतलब ए के अंदर कितने लोग आते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एन ए, ठीक है। उसी तरह एन बी क्या होगा, बी में कितने लोग हैं, तो बी में कितने लोग या कुछ भी वस्तु है। और एन ए मतलब ए में कितने लोग ऑब्लिक वस्तु है। तो एन ए मतलब क्या हुआ कि ए में कितना वस्तु है या लोग है, बी में क्या हुआ, बी में कितने लोग या वस्तु है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको अगर निकालना है कि ए और बी में कितने हैं टोटल, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। एन मतलब कितना नंबर है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों में मिला के कितना वस्तु है या कितना लोग हैं। इसके आपको एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। एन ए मतलब ए में कितना वस्तु है प्लस एन बी, बी में कितना वस्तु या लोग है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत सिंपल सा चीज़, आप हड़बड़ाइए मत, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों कि ए और बी को में जितने वस्तु हमको टोटल निकालना है कि ए और बी में टोटल कितना है। तो ए को ए में जितना है वो जोड़िए, बी में जितना है वो जोड़िए, और घटाइए क्या, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको घटा दीजिए। तब आपको निकल जाएगा कि ए और बी में टोटल में हम लोग को कितना वस्तु जो है आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ए का ये टोटल जो संख्या है उसको क्या बोलेंगे, एन ए, ठीक है। तो एन ए हमारा ये हो गया। ये जो टोटल आपको दिख रहा है ये टोटल, ठीक है, ये जो टोटल आपको दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ये एन बी हुआ, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ये वाला क्या है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम जो हाईलाइट कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम दूसरा इंक से बनाना पड़ेगा। ये पोर्शन हम जो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है दोस्तों,
ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है? तो एन ए क्या है? ये टोटल, ठीक है। एन बी क्या है? पूरा बी का ये, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? बीच वाला। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये फार्मूला नंबर 1 है, ठीक है। ये दो चीज़ के लिए, दो ऑब्जेक्ट है या दो वस्तु है, ए और बी, ठीक है। और 2-3 चीज़ों के लिए भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसका क्या फार्मूला है दोस्तों, उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला है, 3 चीज़ होगा, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये होगा, एक सर्कल ये होगा। ये इसमें 3 समान होगा, या 3 वस्तु या व्यक्ति हो सकता है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला होता है? देखिए, इसका फार्मूला होता है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको याद हो जाएगा। एन हमको निकालना है कि टोटल मिला के कितना है। तो इसका फार्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है? टोटल ए बी सी को मिला के कितना है। इसका फार्मूला होता है एन ए, मतलब ए में, ए जो हमारा ये सर्कल है दोस्तों, इसमें कितने लोग या वस्तु या व्यक्ति आ रहा है टोटल, ठीक है। इसको बोलते हैं एन ए, ठीक है। प्लस एन बी, मतलब बी में कितना है, ठीक है। तो बी में कितना है मतलब टोटल, ये बी है मेरा, टोटल बी का है। तो बी में कितना है मतलब ये वाला पूरा, ठीक है। वो एन बी होता है। फिर प्लस एन सी, तो सी में कितना है, सी में कितना है दोस्तों, ये वाला पूरा, ठीक है। ये पूरा मतलब ये पूरा सी है। तो सी में जितना हम जोड़ देंगे पूरा, समझ रहे हो ना, पूरा जो मैं काला काला कर ये येलो कर दे रहा हूँ, ये हमारा सी वाला है। तो एन सी हो गया, प्लस ये हो गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन है दोस्तों, ए और बी में कॉमन क्या है मेरा, देखोगे आप ए और बी में क्या कॉमन है, फार्मूला बस आप ध्यान रखोगे सब बन जाएगा। ए और बी में क्या कॉमन है दोस्तों, ये वाला कॉमन है ना, ये मेरा ए का है, ये पूरा ए है, ये मेरा पूरा बी है। तो कॉमन क्या है, यही कॉमन है ना, ये पोर्शन। तो उसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा सी है। तो दोनों में क्या कॉमन है, ये मेरा बी है और ये हमारा सी है। कॉमन क्या है दोस्तों, ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन है ना कॉमन। तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये ए है और ये हमारा सी है। तो ये क्या हुआ, ये कंपोनेंट क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन सी। आपको सब समझ में आ जाएगा, मुझे बस एक बार लिख लेने दीजिए, एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो मतलब क्या किया हम लोग को, अगर तीन चीज़ दिया हुआ है, तीनों का निकालना कि टोटल मिला के कितना है, तो सिर्फ ए का ले लो टोटल, ठीक है, ये ले लो, बी का जोड़ दो, सी का जोड़ दो। फिर तीनों में जो दो में जो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है उसको घटाओ, बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन है इसको घटाओ, और ये ए और इंटरसेक्शन सी ये जो कॉमन है ये वाला पोर्शन उसको घटा दो, ठीक है। तो घटा दिया तीनों का, प्लस जोड़ दो जो तीनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीनों में क्या कॉमन है दोस्तों, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो कॉमन क्या हुआ, ये पोर्शन हुआ ना। अब देखो जो ए बी सी और तीनों में जो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों में क्या कॉमन है दोस्तों, देखो तो तीनों में कॉमन क्या है, अगर हम देखो समझाऊँ आपको, ये हमारा ए था, ये बी था, ये सी था। तो तीनों में कॉमन क्या, यही है ना, ये पोर्शन है ना जो तीनों में कॉमन है। तो उसको क्या लिखें, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही दो फार्मूला है दोस्तों जो आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगर दो चीज़ रहेगा, दो चीज़ का, तो आप लोग ये यूज़ करोगे, ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी, मतलब ए में क्या चीज़ है और बी में क्या है, टोटल मिला के देख लेंगे। ए में जो होगा वो यहाँ लिख देंगे, बी में जो होगा यहाँ लिख देंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसको घटा देंगे, तब हमको मिल जाएगा कि ए और बी में जोड़ के कितना चीज़ है, ठीक है। उसी तरह 3 चीज़ रहेगा, तो ये हमारा ए है, ये सी है, ये बी है। तो हम लोग तीनों का अलग अलग ले लो, ए का ले लो, बी का ले लो, सी का ले लो, फिर दोनों में जो कॉमन है, ए और बी में कॉमन है उसको घटा लो, फिर बी और सी में जो कॉमन है उसको घटा लो, और ए और सी में जो कॉमन है उसको घटा लो,
और तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो ये वाला कॉमन ये पोर्शन उसको हम जोड़ देंगे, तो इससे हमारा निकल जाएगा ए बी और सी तीनों में टोटल कितना होगा। बात समझ में आया? बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? सिंपल। चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ आए उसको करते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो ये आपका यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बोल रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन ए होटल। ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग, 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, वेयर एज 10% टुक रेस्ट इन द होटल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डाटा। बोल रहा है एक क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में ठहरे। पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए, ठीक है, और 50% दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए गए, जबकि 10% ने होटल में विश्राम किया। तो उपरोक्त डेटा में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें हम 2 चीज़ है, आपको दिख रहा है कि मुंबई गए और 2 आदमी काम, 2 लोग, 2 तरह का चीज़ हो रहा है। एक हो रहा है कुछ लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और कुछ चीज़ दर्शनीय स्थल के लिए जा रहे हैं, मतलब 2 चीज़ है। तो ये हमारा मान लो शॉपिंग के लिए और ये क्या है दर्शनीय स्थल। तो ये हमारा शॉपिंग और ये हमारा दर्शनीय स्थल को देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना लोग जा रहा है शॉपिंग के लिए। अब यहाँ पे लिखा है शॉपिंग, सिर्फ शॉपिंग नहीं लिखा है। सिर्फ शॉपिंग अगर होता तो हम लोग ये वाला घटा देते हैं, क्योंकि ये जो है इतने लोग हैं वो शॉपिंग के लिए भी जा रहा है और दर्शन के लिए भी जा रहा है। लेकिन बोल रहा है कि शॉपिंग के लिए, मतलब टोटल ये शॉपिंग का हमारा हुआ, फिर हुआ ना। ठीक है, शॉपिंग के लिए तो इतने लोग जा रहे हैं दोस्तों, पूरा ये इतने लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और बोल रहा है साइट सीइंग के लिए 50% जा रहे हैं, मतलब ये लोग कितने जा रहे हैं 50%। तो NS कितना हुआ जो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, सिर्फ शॉपिंग नहीं टोटल शॉपिंग कितने, मतलब NS यही हुआ था ना, NS कितने हुआ 80%। और ND कितना हुआ जो दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये वाला कितने जा रहे हैं 50%, ठीक है। और 10% होटल में रह रहे हैं। 10% कहाँ रह रहे हैं दोस्तों, होटल में। तो देखिए दोस्तों, होटल में कितने परसेंट लोग रहे हैं 10%। तो टोटल आदमी कितना होगा 100%। 100% में से 10% लोग जो है होटल में रह लिया। इसका मतलब जो 90% आदमी होगा वो गया होगा घूमने के लिए। कुछ लोग गए होंगे 90% में से, कुछ लोग गए होंगे शॉपिंग के लिए और 90% में से कुछ लोग गए होंगे साइट सीइंग के लिए, है ना। तो टोटल मेरा कितना है दोस्तों, जो शॉपिंग में गया प्लस जो आपका साइट देखने के लिए गया और कुछ लोग दोनों देखने के लिए गया होगा, है ना, बराबर क्या होगा NS यूनियन D होगा ना। ये जो फार्मूला है 2 चीज़ का हम देख रहे हैं, 2 ही चीज़ है ना। कुछ लोग गए होंगे दर्शन स्थल के लिए और कुछ लोग गए होंगे साइट सीइंग के लिए। तो हमको निकालना कि टोटल जो है कितना लोग गया। तो टोटल कितने लोग घूमने गया 90%। और उसमें 90% में से कुछ लोग गए ये देखने के लिए, कुछ लोग दूसरा चीज़ देखने के लिए और कुछ लोग दोनों देखने के लिए गए होंगे, तो उसको हम लोग घटाएंगे, है ना। तो कितने परसेंट लोग घूमने के लिए गए दोस्तों 10%, मतलब साइट देखने के 10% तो होटल में ही रहे। तो टोटल आदमी तो 100% होगा, उसमें से 10% लोग होटल में ही थे। तो कितने लोग घूमने गए 90% लोग घूमने गए। उसमें से कुछ लोग साइट देखें, तो साइट देखने कितने लोग गए थे 80%, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। कुछ लोग दर्शन के लिए गए तो उसमें कितना 50%। और कुछ लोग दोनों देखने के लिए, उसको हमको नहीं पता है, नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो इसको जोड़ेंगे तो 130% होगा, ये हो जाएगा 90% और ये हो जाएगा S इंटरसेक्शन D जो दोनों देखें। तो अगर हम इसको घटा के देंगे, इसको जब हम इस तरफ ले आएंगे और 90 को उधर लेके जाएंगे तो 130% माइनस होगा 90%, मतलब आएगा 40%। मतलब जो दोनों देखा वो आदमी कितना है 40%। बस मैंने यही फार्मूला यूज किया क्योंकि 2 चीज़ को हम लोग निकालना था। तो हम लोग देख लिए कि यार टोटल कितने लोग घूमने गए, उसमें से कुछ लोग ये देखने गए होंगे, कुछ ये और कुछ दोनों देखने होंगे। जो दोनों देखते हैं उसको हम लोग घटाते हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो बोल रहे हैं 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ दर्शन स्थलों की यात्रा गए। मतलब हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। हम लोग देखें ना इसमें दोनों जो चीज़ करता है वो यही तो आता है बीच वाला। तो इसी को तो हम लोग बोलते थे ना A इंटरसेक्शन B, है ना, ये कॉमन था दोनों में। तो कितने परसेंट है 40%, मतलब पहला ऑप्शन मेरा सही। बोल रहा है 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए। खरीदारी के लिए कितने लोग हैं दोस्तों, कितने लोग हैं शॉपिंग के लिए
80%, ठीक है। तो 80% गए शॉपिंग के लिए, और ठीक है, और ये हमारा कॉमन कितना आया जो दोनों गया, कितना आया, ये हमारा पूरा जो सर्कल है दोस्तों शॉपिंग के लिए, वो कितने लोग हैं, 50%, 50 गए थे शॉपिंग के लिए, कितने लोग गए थे, 80%, 80%। और 80% में से कुछ लोग शॉपिंग के लिए गए, खरीदारी के लिए, सॉरी 80% खरीदारी के लिए, उसमें से कुछ लोग दोनों किए, तो ये वाला कॉमन हम लोग हटा देंगे तभी निकलेगा ना, केवल खरीदारी। टोटल लोग इतने लोग खरीदारी किए, लेकिन उसमें से कुछ लोग शॉपिंग भी वो भी किए, दर्शन स्थल भी गए, तो जब हम इसको हटा देंगे तभी मेरा ये वाला चीज़ निकलेगा ना, ये कि ये लोग जो है इतना आदमी सिर्फ क्या किया, शॉपिंग किया। टोटल है 80 और कॉमन कितना है 40, तो घटा दोगे तो कितना आएगा 40%, मतलब 40% लोग जो दोस्तों वो सिर्फ शॉपिंग किया, शॉपिंग ओनली, ठीक है। तो हमारा जो होगा ये वाला क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो बहुत आसान से हम लोग क्वेश्चन बना लिए, तो मेरा आंसर होगा दोस्तों सिर्फ 1 ओनली। समझ में आया, समझ में आया ना। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि वो उसमें कितने चीज़ हैं, 2 चीज़ थे। फिर देख लो भैया जो एक आध चीज़ कर रहा है वो कितने लोग कर रहे हैं, दूसरा चीज़ कितने लोग कर रहे हैं, और दोनों में जो कॉमन है वो अगर दिया है तो ठीक है। फिर देख लो दोनों मिला के यार कितने % होना चाहिए या कितना चीज़ होना चाहिए। तो देख लो यार 10% तो गया ही नहीं घूमने, तो उसको हम क्यों काउंट करेंगे। हम लोग इसमें किसका देख रहे हैं, शॉपिंग का और घूमने वाले का। तो यही दोनों को जोड़ के ना टोटल होगा। टोटल में से यार 10% गया ही नहीं, तो 90% ही बचा ना, ठीक है। तो उतना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे बन जाएगा, ठीक। अब ये देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, वाइल 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ दिस 2 लैंग्वेज। तो इसमें भी 2 चीज़ है, एक है फ्रेंच एक है इंग्लिश, ठीक है। तो 2 चीज़ बनाएंगे, ये मान लो फ्रेंच है, ये हमारा इंग्लिश है, और ये क्या होगा दोनों। तो बोल रहा है 8 कैन रीड इंग्लिश, बोला 8 लोग इंग्लिश रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश नहीं बोला, इंग्लिश, तो मेरा ये इंग्लिश का कॉलम है पूरा, मतलब NE दिया हुआ है, टोटल नंबर इंग्लिश टोटल कितना दिया हुआ है 8, वाइल 3 ऑफ दे, उसके बाद 7 कैन रीड फ्रेंच, तो 7 फ्रेंच रीड करता है। तो ये मेरा पूरा फ्रेंच का ये वाला पूरा सर्कल। तो NF कितना हो गया 7। सिर्फ फ्रेंच नहीं, सिर्फ फ्रेंच बोलता तो हम लोग ये वाला घटा देते, ये जो कॉमन है उसको घटा देते, लेकिन इसमें सिर्फ फ्रेंच नहीं बोला है दोस्तों, है ना। बस समझ में आया? तो इंग्लिश वाला कितना था 8 और फ्रेंच वाला कितना था दोस्तों 7। बोल रहा है 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ दिस 2, मतलब 3 लोग रीड ही नहीं कर पाएंगे। टोटल 15 लोग हैं, 15 लोग में 3 लोग रीड ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यार फ्रेंच कौन रीड कर पाएगा, इंग्लिश। तो टोटल जो कैलकुलेट करेंगे फ्रेंच और इंग्लिश जो रीड कर पा रहा है, तो अगर हम लोग निकाल लें NE यूनियन F मतलब टोटल, तो क्या होता है फार्मूला NE प्लस NF माइनस घटा देंगे जो दोनों रीड कर रहे हैं, है ना, NE इंटरसेक्शन F। तो हम लोग को जो दोस्तों ये अगर निकाले तो ये कितना दिया है, 15 लोगों में 3 लोग, 15 लोग में दोस्तों 3 लोग तो रेडी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हम निकालेंगे कि इंग्लिश कितना और फ्रेंच कितना, तो 15 में से 3 घटेगा तो 12 बचेगा ना, जो इंग्लिश और फ्रेंच को हम लोग देख रहे हैं भाषा कौन बोल पाएगा। तो इंग्लिश वाले कितने हैं 8 और फ्रेंच वाले कितने हैं 7 और दोनों वाले कितने हैं नहीं पता। तो हम निकालेंगे अगर NE इंटरसेक्शन F मतलब दोनों जो बोल पाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 12 उधर जाएगा, तो 15 माइनस 12 बराबर कितना होगा दोस्तों 3। ये 12 कहाँ से आया, ये आया आपका 15 माइनस 3 लोग तो थे, कौन थे वो लिखा है ना, ये जो 3 लोग हैं वो कोई भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। तो 3 लोग भाषा नहीं बोल पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे भाषा का ही तो देख रहे हैं ना। तो तब 15 में से 3 घटेगा तो वही उसी को लिखोगे ना, E इंटरसेक्शन F। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसको जब घटा उठा दोगे तो क्या आया 3, मतलब 3 लोग जो हैं वो आपका बोल रहे हैं, आपका इंग्लिश भी बोल देते हैं और फ्रेंच भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ़ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, तो उन, ठीक है, ठीक एक भाषा पढ़ने वाले व्यक्ति थे, सिर्फ एक भाषा को हमको निकालना, टोटल कितने लोग हैं। देखो ये पूरा फ्रेंच बोलता है, ये पूरा कौन बोलता है फ्रेंच। अगर हम देखें दूसरे लाइन कलर करके दूसरे कलर से, तो इतने पूरे लोग जो हैं दोस्तों वो फ्रेंच बोलता है। उसमें से कुछ लोग इंग्लिश भी बोलता है, लेकिन बोला सिर्फ एक भाषा, तो एक भाषा इतना ही होगा ना, फ्रेंच बोल रहा होगा, सिर्फ इतना फ्रेंच बोल रहा होगा। तो इसको हम देख लेंगे यार कितने लोग फ्रेंच बोलता है, इतने लोग जो है दोस्तों सिर्फ फ्रेंच बोलता है, ठीक है।
उसी तरह ये पूरा इंग्लिश बोलता है, लेकिन बोल रहा है सिर्फ एक भाषा, तो सिर्फ हम लोग इंग्लिश का देखेंगे तो इतने लोग जो है हमारा सिर्फ इंग्लिश बोलता है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, जो हम देख रहे हैं, जो हम लोग काला किए हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला सिर्फ एक भाषा बोल देगा। तो टोटल फ्रेंच कितना बोल रहा है? 7 आदमी। और कॉमन कितना बोल रहा है? जो इंग्लिश बोल रहा है कितना बोल रहा है वो? 3 आदमी। तो कितना होगा जो सिर्फ फ्रेंच बोलेगा? सिर्फ फ्रेंच बोलेगा वो कितना होगा? टोटल 7 फ्रेंच है, जिसमें से जो 3 लोग हैं, अभी हम निकाले ना 3 लोग, वो दोनों बोलता है, तो 3 अगर घटा देंगे तो 4 लोग सिर्फ फ्रेंच बोलेगा। उसी तरह सिर्फ इंग्लिश कितना बोलेगा दोस्तों? तो टोटल इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं? 8। उसमें से ये टोटल इंग्लिश बोल रहे हैं ना, ये वाला टोटल इंग्लिश है ये, उसमें से ये जो लोग हैं दोस्तों वो क्या है? कॉमन है, दोनों बोल रहे हैं। तो दोनों वालों को तो हम लोग नहीं निकाल रहे, हम लोग निकाल रहे हैं सिर्फ वो जो भाषा बोल रहा है इंग्लिश। तो इंग्लिश कितना होगा? अगर हम टोटल इसमें से दोनों टोटल वाला को बोथ वालों को माइनस कर जो दोनों बोलता है तो हमको निकल जाएगा इंग्लिश कौन बोल रहा है। तो 8 में से दोस्तों अगर 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 5। मतलब सिर्फ फ्रेंच कितने बोल रहे हैं? 4 लोग। सिर्फ इंग्लिश कितने बोल रहे हैं? 5 लोग। तो बोल रहा है सिर्फ एक भाषा कितने लोग बोल रहे हैं? तो कितने बोल रहे हैं? 4 ही। सिर्फ फ्रेंच बोल रहा है और सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं 5। तो टोटल कितना होगा? 9 लोग। आंसर क्या होगा? बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से फॉर्मूला अप्लाई करके बन गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कब आया था? देखिए 2019 में आया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 2018 में जो आया है। बोल रहा है बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी। बोल रहा है हॉकी खेलने लड़के निकले, ठीक है, जिसमें से ऑफ दीज कुछ लड़के ने 11 आर वियरिंग हॉकी शर्ट्स। तो उसमें से 11 लोग हॉकी शर्ट जो है पहना है, और एंड 14 आर वियरिंग हॉकी पैंट। तो कुछ लोग हॉकी का शर्ट पहने, कुछ लोग हॉकी का पैंट पहने। देयर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट एंड पैंट। तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो शर्ट पैंट नहीं पहना, मतलब सब लोग कपड़ा पहने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज वियरिंग फुल यूनिफॉर्म। तो कितने ऐसे लड़के हैं जो शर्ट और पैंट दोनों पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आप ऐड कर लो दोस्तों। यह है 19 बॉय, मतलब 19 लड़के हॉकी खेलने निकले। तो 19 लड़का हॉकी खेलने निकला, जिसमें से 11 लड़के ने शर्ट पहना है हॉकी का और 14 लड़के ने हॉकी का पैंट पहना है। तो बोल रहा है कि कोई भी लड़का बिना हॉकी का शर्ट पैंट नहीं है, मतलब सब लड़का लोग जो है यूनिफॉर्म पहना है। तो कितने लड़के हैं जो पूरी वर्दी पहना है, मतलब शर्ट भी पहना है पैंट भी पहना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, एक है हॉकी का शर्ट, तो इसको मान लेते हैं शर्ट वाला फोटो है डायग्राम, और ये क्या है? पैंट, ठीक है। तो कितने लोग हॉकी का शर्ट पहना है, मतलब ये कितना है दोस्तों टोटल, मतलब हम देखें NH, मतलब हॉकी का शर्ट को S से लिखते हैं और पैंट को P से लिखते हैं। तो S अगर देखिए जो हॉकी का शर्ट पहना है, मतलब ये पूरा टोटल कितना है, कितने लोग हैं टोटल शर्ट जो पहने? 11। उसी तरह हॉकी का पैंट कितने लोग पहने हैं दोस्तों? ये टोटल ये वाला चीज़ अलग थोड़ा, ये मेरा हॉकी का पैंट टोटल हो गया। ये कितने लोग हैं दोस्तों? ये आपका 14। और बोल रहे हैं कि कोई भी लोग हॉकी का शर्ट पैंट नहीं पहना है, मतलब सब लोग पहना है, मतलब 19 लोगों में से 19 लोग जो है पहना है। तो टोटल कितने लोग हो गए जो शर्ट और पैंट जो है टोटल पहने हैं? वो कितने लोग हैं? स्टूडेंट कितने हैं? 19। उसमें से सब लोग, कुछ लोग शर्ट पहने, कुछ लोग पैंट पहने, कुछ लोग दोनों पहने होंगे। तो N अगर हम फॉर्मूला लगाएं N शर्ट यूनियन पैंट, मतलब दोनों टोटल अगर हम देखें कितने स्टूडेंट है जो शर्ट पैंट सब पहने हैं, तो उसमें क्या होगा, जो कुछ लोग शर्ट पहने होंगे, कुछ लोग पैंट पहने होंगे, और कुछ लोग को घटा देंगे जो शर्ट और पैंट दोनों पहने होंगे, ठीक है। वही निकालना है हमें। तो टोटल कितने स्टूडेंट है दोस्तों जो सब गया, इसमें क्या लिखा है कि सब लोग पहने हैं शर्ट पैंट, मतलब कोई ऐसा नहीं है, इसीलिए हम टोटल लड़का कितना लेंगे? 19। मतलब 19 में से 19 लड़का लोग शर्ट पैंट पहना है, ठीक है। कोई शर्ट पहना, कोई पैंट पहना, कोई दोनों पहना होगा। अगर यहाँ पे लिख देता कि शर्ट और पैंट जो है 5 लड़के 2 लड़के नहीं पहने, तो यहाँ हम 19 नहीं लेते दोस्तों, यहाँ पे कितना लेते हैं? 19 - 2, क्योंकि 2 लड़का तो पहना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि जो शर्ट पहना जो पैंट पहना उसका टोटल यूनियन, मतलब कुछ लोग शर्ट पहना होगा, कुछ लोग पैंट पहना होगा, और कुछ लोग दोनों पहना होगा, ठीक है। तो देखिए तो टोटल यहाँ पे कितने लेंगे? 19।
तो 19 बराबर क्या होगा 60। 60 कितने लोग पहने दोस्तों 11। पैंट कितने लोग पहने 14। और कुछ जो है दोनों पहने होंगे। दोनों मतलब यही हुआ ना बीच वाला, ये वाला दोनों। तो 14 11 जोड़ेंगे तो 25, 19 माइनस एन 60 यूनियन पैंट दोनों। तो 60 यूनियन पैंट अगर निकालोगे तो कितना आएगा 25 माइनस 19 बराबर 6। तो 6 लोग ऐसे हैं जो शर्ट भी पहने हैं पैंट भी पहने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 2018 का। तो बोला कितने बच्चे पूरी वर्दी में शर्ट पैंट, कितने बच्चे हैं दोस्तों 6। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। तो फार्मूला के आधार पर सब आप बना लोगे, है ना, फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन ए टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी, 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, 50% रीड मैगजीन बी एंड सी, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी, 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन। कितने लोग मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। बोल रहे हैं एक कस्बे में, एक शहर में 45% जनसंख्या पत्रिकाएँ पढ़ती है, 55% बी पढ़ती है, 40% सी पढ़ती है, 33% ए और बी पढ़ती है, 15% बी और सी पढ़ती है, 25% ए और सी पढ़ती है और 10% तीनों पढ़ते हैं। तो कितने लोग पत्रिका नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितने लोग पत्रिका पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 चीज़ है, ए बी और सी। इसको ए पत्रिका मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो टोटल जो पढ़ रहे हैं पत्रिका, मैंने क्या बताया था, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है, ए का ले लो टोटल, बी का ले लो प्लस सी का ले लो, फिर घटाओ जो कॉमन है 2 में। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है वो घटाओ, ए और बी में जो कॉमन है उसको घटाओ, बी और सी में जो कॉमन है वो घटाओ, ए और सी में जो कॉमन है वो घटाओ। ठीक है, ये जो साइन है ना दोस्तों, ये वाला साइन वो कॉमन का है। ठीक है, वो लिखने का तरीका है। प्लस जो ए बी सी तीनों में कॉमन है उसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो दोनों में कॉमन है उसको तीनों को घटा दिया। ए बी में, ए वाला ए बी में जो कॉमन था उसको घटाया, बी सी में जो कॉमन था उसको घटाया, ए और सी में जो कॉमन था उसको घटाया और तीनों में जो कॉमन था उसको जोड़ दिया। तो इससे क्या मिल गया कि ए बी और सी कितने में लोग पढ़ते हैं। अब सबका परसेंटेज दिया है। जो ए पढ़ता है कितना दिया है दोस्तों 45% दिया है ना, 45%। ठीक है, तो ए पढ़ता है कितना 45%, बी कितना 55% और सी कितना 40%। 55% और ये 40%। फिर ए और बी जो कॉमन है वो कितने लोग पढ़ते हैं, ए और बी पढ़ते हैं कितना 30% और बी और सी 15 और सी ए और सी 25। तो माइनस ए और बी कितना था दोस्तों 30, 30 15 और 25। तो घटाएंगे जो कॉमन था, ए और बी में कॉमन था इतना, बी और सी में कॉमन था इतना और ए और सी में कितना कॉमन था 25%। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, तीनों में जो कॉमन है वो जोड़ते हैं, है ना कॉमन। तो तीनों कितने लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तीनों पढ़ते हैं 10 लोग, 10%। तो टोटल जो ए बी सी मिला के पढ़ते हैं वो कितना होगा 45 और 55 कितना हो गया 100, 100 और ये 40 कितना हो गया 140 माइनस 30%। ठीक है, माइनस 15 माइनस 25 माइनस 40% और प्लस 10%। ठीक है, तो 140 और 140 और 10 कितना हुआ 150% हुआ ना, माइनस 70%, 40 थी 70, 150 में 70 जाएगा तो 80, मतलब 80% लोग जो है वो तीनों मैगजीन में से कोई मैगजीन पढ़ता है। मतलब समझ में आ रहा है, यही इसका मतलब हुआ ना कि जो मैगजीन पढ़ रहा है। तो ए का देख लो, बी का देख लो, सी का देख लो, जो कॉमन है घटा लो दोनों में, जो तीनों में कॉमन है उसको जोड़ दो। इस तरह से हम लोग जब निकाले तो हम लोग ये पाएँ कि भैया ए बी सी में से कोई ना कोई जो मैगजीन पढ़ रहा है वो 80% लोग मैगजीन पढ़ ही रहा है। क्योंकि ये जो ए बी सी क्या है दोस्तों, मैगजीन जो पढ़ रहा है उसी का तो निकालें। तो हम लोग जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल ले तो क्या निकाले कि टोटल कितना पढ़ रहा है ना। तो 80% लोग पढ़ रहा है तो कितने परसेंट नहीं पढ़ रहा है, तो टोटल लोग कितने होंगे 100%। तो जो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है वो कितना होगा, टोटल कितने लोग होंगे 100%। 100% में से जो पढ़ रहा है उसको हम घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, तो जो नहीं पढ़ रहा है दोस्तों वो कितना होगा 20%। समझ में आया, वही निकालना। कितना आसान क्वेश्चन था ना, फार्मूला बना के तुरंत बन गया, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बस जानना पड़ा कि यार ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए में हम लोग टोटल ए का लेते हैं, बी में टोटल बी का लेते हैं, सी में टोटल सी का लेते हैं,
ए जो कॉमन होता है तीनों में उसको जोड़ते हैं, और जो दो में कॉमन होता है उसको घटा देते हैं। ठीक है, यही है। उसी तरह जब वेन डायग्राम करें दो चीज़ का, तो हम लोग एक ए का जोड़ दिए, बी का जोड़ दिए टोटल, और उसमें जो दो कॉमन था उसको घटा दिए, तो हम लोग को टोटल मिल गया कि ए और बी में क्या है। ठीक है, दो चीज़ का है ना, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 2015 में आया था। बोल रहा है आउट ऑफ 130 स्टूडेंट, ठीक है, अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन 62 फेल्ड इन इंग्लिश। बोल रहा है 130 बच्चों में जो एग्ज़ाम अपियर हुए थे, 62 लोग इंग्लिश में फ़ेल कर गए, 52 लोग मैथमेटिक्स में फ़ेल कर गए, और 24 लोग इंग्लिश और मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गए। मतलब ये फेल वाला स्टूडेंट का बता रहा है। तो कुछ बच्चे जो है 62 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 130 छात्रों में से 62 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 52 गणित में उत्तीर्ण हुए। तो ये हमारा दो चीज़ आपको पता करनी, दो चीज़ क्या है, सबसे पहले इंग्लिश और मैथ। ठीक है, तो कितने परसेंट जो दोस्तों अनुत्तीर्ण हुए, फेल कितने परसेंट हुए, तो नंबर ऑफ ये हम लोग फेल का निकाल रहे हैं। तो इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए दोस्तों, 62, और मैथ में कितने बच्चे फेल हो गए, 52। ठीक है, उसके बाद 24 बच्चे दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो ये वाला बच्चे दोनों में अनुत्तीर्ण है, ये इंग्लिश का अनुत्तीर्ण है फेल वाला, ये मैथ का अनुत्तीर्ण है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला। तो ये वाला कितना है दोस्तों, ई इंटरसेक्शन एम, ये आपका कितना है, ये आपका क्या है, 24, जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ। क्योंकि ये हम लोग जो निकाल रहे हैं एन ई, इसका मतलब कितने बच्चे अनुत्तीर्ण, ये फेल का निकाल रहे हैं ना, कि 62 बच्चे अनुत्तीर्ण। तो ये जो डायग्राम बन रहा है वो फेल का बन रहा है, इतने बच्चे फेल हुए इंग्लिश में, इतने बच्चे मैथ में, इतने बच्चे दोनों में। तो टोटल अगर हम फेल निकालें, ई जो दोनों में इंग्लिश और मैथ में फेल हुए, वो क्या होगा, एन ई प्लस एन एम माइनस जो दोनों में फेल हो गए उसको हम घटा देते हैं। तो इंग्लिश में कितने, 62, मैथ में कितने, 52, और दोनों में फेल हुए वो कितने, 24। तो 52 और 62 को जोड़ोगे तो आएगा 2 2 4 114। ठीक है, उसमें से 24 घटाना है, तो कितना आएगा दोस्तों, 90 आ गए। तो 90 बच्चे जो फेल हो गए, 90 बच्चे फेल हुए। ठीक है, 90 बच्चे क्या हुए, फेल हुए। तो टोटल कितना है बच्चे, 130। 130 में से 90 बच्चे फेल कर गए, या तो इंग्लिश में, या तो मैथ में, या तो दोनों में। तो कितना हो गया, 130। तो बच्चे पास कितने हुए दोस्तों, टोटल बच्चे कितने थे, 130। फेल कितने हुए, 90। तो पास कितने हुए दोस्तों, 130 माइनस 90 कितना होगा, 70, सॉरी 40 होगा ना, 40 होगा ना। ठीक है, 40। तो 40 बच्चे दोस्तों वो उत्तीर्ण हुए, पास हुए। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। तो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे उसमें कितना चीज़ है, एक है या दो है। दो है तो दो वाला डायग्राम बनाओगे, ए यूनियन बी वाला। ठीक है, फिर देखोगे कि ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, फिर दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है। फिर देखना है कि क्या हमें पूछ रहा है, क्या वो ए का बारे में पूछ रहा है या बी का बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार आप बना लोगे। ठीक है, अब ये देखना है आपको कि ए यूनियन बी जो टोटल होता है उसमें क्वेश्चन में उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या हमें उसमें से कुछ घटाना है, जैसे हम लोगों ने पहले घटाया है ना, कि कुछ बच्चे उसमें फेल कर गए, पहले जो हम लोग बनाए थे उसमें से हम लोग घटाए थे ना, कि जो कुछ बच्चे लोग नहीं गए थे घूमने, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, तो उसमें से देखो तो 3 बच्चे कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहे, तो हम लोग उसमें घटाए थे कि टोटल में जब हम लोग देखेंगे यार, हम लोग देख रहे हैं यार कितने बच्चे बोलते हैं, तो उसमें जो नहीं बोलते उसको घटाओगे ना, तो वही तो आपको ये देता है इधर वाला, जो इसके बारे में बात करता है। ठीक, तो फिर आप टोटल देख लोगे। उसी तरह 3 वाले के साथ करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि तीनों का जोड़ दो, जो कॉमन है उसका तीनों का घटा दो, और जो तीनों में कॉमन है उसको आपको जोड़ देना है। तो इससे आपको मिल जाएगा कि तीनों में क्या कितना चीज़ होगा। बात समझ में आए। तो इस तरह से वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, जो प्रैक्टिस करना है वो भी मैंने आपको करवा दिया। इस क्वेश्चन का दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए और खुद समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क है, इसको आपको बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ए नर्सरी क्लास, वन हु ऑल कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द इंग्लिश और हिंदी। पूरा 50 बच्चे हैं जिसमें से कुछ सब बच्चे कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोल सकते हैं। मतलब अगर हम टोटल निकालेंगे कितने बच्चे बोलते हैं इंग्लिश और जो है
हिंदी, तो आपको मिल जाएगा कि सभी बच्चे टोटल होगा 50, ठीक है, मतलब कुछ घटाना नहीं है। तो सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कुछ बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, कुछ बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो जो कॉमन है दोस्तों वो कितना है, 10, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश इज़ 21, अगर इंग्लिश जो बोल पा रहे हैं वो बच्चे कितना है, 21, मतलब कुछ सिर्फ इंग्लिश नहीं है, उसमें से कुछ बच्चे आपको हिंदी भी बोलता होगा, तो कॉमन अगर आप हटा दोगे तो सिर्फ इंग्लिश वाला आ जाएगा। देन हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, तो कितने बच्चे हिंदी बोलते हैं, सिंपल सा है। कितने बच्चे, हाउ मेनी स्पीक ओनली हिंदी एंड हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, तो कितने बच्चे इंग्लिश बोलते हैं वो पता करना है, कितने बच्चे सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो पता करना है, और कितने बच्चे हिंदी बोलते हैं वो आपको पता करना है। बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन, दो सर्कल बनेगा, उससे आप फॉर्मूले के आधार पे आप बना लोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप बना लेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इसका आंसर आया, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वेन डायग्राम का लेक्चर, ये आज हम लोग का लेक्चर नंबर जो है 4 था मैथ्स का मैराथन का। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आएगा दोस्तों, ठीक है, और आपका ईपीएफओ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग धीरे धीरे मैथ्स कंप्लीट कर देंगे, आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है। आप जीरो आई इस चैनल को फॉलो करते रहिए, 2 महीने में आपका प्रीलिम्स में निकलवा दूंगा। कंडीशन यही है कि जितना मेहनत मैं करता हूँ उतना मेहनत आप करो, आप खूब प्रैक्टिस करो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप करो। फिर ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम आएगा, उसका भी कोर्स आ रहा है डेली, और ये सब आपका ईपीएफओ में भी ज़रूरी है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपका जो है लेक्चर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको क्लास का जो रूटीन है वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए 9:30 पे देखिए दोस्तों 9:30 सुबह आपका आएगा सीसेट या मैथ्स का लेक्चर, ठीक है। जैसे आज मैथ्स का लेक्चर था, तो अगले दिन हमारा सीसेट का जो इंग्लिश पोर्शन आता है दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का पैसेज, ठीक है। उसके बाद 2:30 पे दोपहर में आपके लिए आएगा डीपीपी, मतलब जीएस का मॉक टेस्ट, ठीक है, जो आपका ईपीएफओ में भी ज़रूरत है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ज़रूरत है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना है आपको। तो सीसेट मैथ्स ये आपका ईपीएफओ में भी ज़रूरत है, प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ज़रूरत है। कितने बजे आएगा, 9:30 बजे सुबह आएगा। 2:30 पे क्या आएगा, डीपीपी आएगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, और ये कोई नया नहीं है, अभी तक हम लोगों ने 350 से 400 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया, इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। मैथ्स मैराथन का भी वीडियो जो है 3 वीडियो आ चुका है, आज हमारा 4था वीडियो है, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा, चैनल पे जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद 5:30 बजे शाम में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ये शुरू होगा आज से, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये सप्ताह 1 से 7 तारीख तक मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है शुरू होगा शाम को 5 बजे, 5:30 बजे, ठीक है। और रात के, तो ये आपको किस लिए ज़रूरी है दोस्तों, ईपीएफओ में भी जीएस में आएगा, प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स, उसके लिए ज़रूरत है। 9 बजे रात में, ठीक है, अकाउंटिंग का लेक्चर आएगा, ठीक है। अभी तक 17 से 18 लेक्चर आ चुके हैं अकाउंटिंग का, जो आपका ईपीएफओ में ज़रूरत है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखांकन। इसका मैंने नोट्स ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल है दोस्तों 1 से 7 अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग का देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है 1 से 7 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, इकोनॉमी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो ईपीएफओ में आए या यूपीपीसीएस में आए, यूपीपीसीएस बोल रहा हूँ, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस वाले बच्चे देख सकते हैं अगर उनको जीएस में तैयारी करना है बढ़िया से, तो है ना। जो भी कैंडिडेट मेरे से जुड़ा रहेगा 2 महीना तक और ईपीएफओ के एग्ज़ाम होने तक, उसका यूपीएससी प्रीलिम्स में भी निकलेगा, ठीक है, और उसका ईपीएफओ में भी सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको जितना मेहनत मैं करता हूँ उससे आपको डबल मेहनत करना है, जो भी बताता हूँ उसको ध्यान में रखना है, रिवाइज करना है, नोट्स को पढ़ना है, ठीक है, और उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जैसे ये होमवर्क दिया हूँ, तो ये जो सीरियस बच्चे होंगे उसको वो कंप्लीट करेंगे, और जो सीरियस नहीं होंगे पढ़ाई के प्रति उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो बताइए इसका कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होगा।
तो इस तरह से विश्वास कीजिए, धीरे धीरे करके हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जिस तरह इकोनॉमी कंप्लीट हो गया आपका, जिस तरह अकाउंटिंग के लेक्चर बहुत सारे आ गए, सीसैट भी आएगा, हिस्ट्री जो है हम लोग इस वीक कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारा इकोनॉमिक खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम लोग पॉलिटी लेंगे, उसको भी एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर देंगे, और फिर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी करके कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। और डेली हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपका दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा, बस आप बनाते रहिए। अभी 350 से 400 वीडियो आ चुके हैं, ये 350 से 400 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप जब देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है, तो देख रहे थे दोस्तों जीरो IAS चैनल। ठीक है, मैं यही भगवान से मांगता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए, अपने माँ बाप के चेहरे में एक प्यारा सा स्माइल दिलवाइए, और आपकी सफलता सुनिश्चित करें। आप खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़िए, आसमान के बुलंदियों को छूइए, सफलता के ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ यहीं पे इस लेक्चर को एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।